विवेक देशपांडे सर, मैं चूंकि आपके पास आ जाता हूं, आप बाकी सारे पैनलिस्टों से इजाजत के साथ, क्योंकि विवेक सर को अचानक शायद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वो आ गया है जिसकी वजह से उनको निकलना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा कम समय के लिए हम लोग के साथ जुड़ेंगे, पहले उनको पूरे टाइम रहना था। विवेक सर, एक 5 राज्यों के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से 5 राज्यों का एक चुनाव चल रहा है, एक उस पर हम टिप्पणी की आज की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा था। बेसिकली महाराष्ट्र में दो तीन चेंजेस इस समय है जिनकी चर्चा हो रही है। एक तो शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात को लेकर के एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार की एक मुलाकात होती है, एक पारिवारिक, उसमें कहा यह जा रहा है कि पारिवारिक मुलाकात थी, लेकिन उसके तुरंत बाद चर्चा इस वजह से हो गई कि उसके तुरंत बाद अजीत पवार जो है वो प्रफुल्ल पटेल के साथ जाकर के अमित शाह से मिल लेते हैं। तो एक टिप्पणी मैं आपकी उस पर चाहूंगा कि वो क्या है, वास्तव में क्या चीज हो रही है। और दूसरा, ये एक नमो 11 कार्यक्रम लॉन्च करने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है, तो उसके बारे में थोड़ा, तो ये तीन मामले जिस पर आपकी पहली टिप्पणी, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। विवेक सर। हाँ जी, हाँ राम प्रकाश जी, आपने जो पहली बात कही कि अभी रीजनल जो लीडरशिप है पोजीशन की, उसको मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति है? मुझे लगता है थोड़ा दो दो मुद्दों पर मोदी जी अभी स्ट्रेस कर रहे हैं। दो मुद्दों पर उनका कैंपेन चल रहा है, एक तो परिवारवाद और दूसरा करप्शन। तो ये दो मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो सारे स्टेट्स है, इसमें परिवारवाद वाली जो बात है, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ तेलंगाना और मध्य प्रदेश के अलावा और तो कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों जो है, दोनों के बेटे जो है पॉलिटिक्स में हैं, और तेलंगाना में केसीआर और उनकी बेटी, तो वहाँ पर ये लागू होता है। और करप्शन का मुद्दा जो है तो हर जगह वो उठा लेते हैं अपोजिशन के खिलाफ। तो ये दो मुद्दों पर ये जो रीजनल लीडर्स है अपोजिशन के, वो इसलिए टारगेट नहीं हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि वो इसलिए टारगेट हो रहे हैं कि वो बीजेपी जो है अभी इन सारे स्टेट्स में अपने रीजनल लीडर्स को तवज्जो देने में लगी है। मतलब आज से 1 महीना पहले, करीब 1 महीने से ज़्यादा भी नहीं, 1 डेढ़ महीने पहले अगर का चित्र हम देखें तो ऐसा था कि बस मोदी जी के नाम पर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी को ये बात समझ में आई है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय छत्रप है, उनको अगर हमने दरकिनार कर दिया तो बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। तो इसलिए अभी वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर रमन सिंह तक, हर जगह पर ये लोग अपने रीजनल लीडर्स को तवज्जो देने की उन्होंने शुरुआत की है। ये बदल हमने जो पिछले कुछ दिनों में ही देखा है। उससे पहले तो मतलब शिवराज सिंह चौहान की तो यहाँ तक बात आ गई थी कि टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो मुख्यमंत्री के रेस में है या नहीं है, इस तरह की बात चल रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में भी हम उसी तरह की बात सुन रहे थे। लेकिन ये सारे रीजनल लीडर्स अभी सामने आए हैं, तो ये इन लीडर अपने रीजनल लीडर्स को सामने करके उनके तुलना में अपोजिशन के जो रीजनल लीडर्स है उनको कम दिखाना और उनकी उस कंपैरिजन में उनको रखना, और इस तरह की कुछ राजनीति मुझे इसमें नजर आती है। बाकी इससे ज्यादा और क्या मोदी जी का मकसद हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये रीजनल लीडरशिप की लड़ाई ही बनी रहे, ताकि मोदी जी जो अगर हार हो जाए इसमें बीजेपी की, तो हार का ठिकरा जो है वो मोदी जी के नाम पर न टूटे। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, यानी जिसको फॉल गाय कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो रीजनल लीडर ही बने। तो ये दो वहाँ के लोकल रीजनल लीडर्स की लड़ाई है। ऐसा इस तरह का एक चित्र खड़ा करने की ये कोशिश हो सकती है। जिस तरह से मतलब कई जगह पर मोदी और शाह के लोग, मोदी और शाह जो दोनों हैं, वो उन्होंने अपने पैर खींच लिए थे। इलेक्शन कैंपेन से भी वो थोड़े से पीछे हट गए थे। तो कहीं ना कहीं रीजनल लीडरशिप को दरकिनार करने से बीजेपी को नुकसान होगा, ये बात समझ में आई थी। इसलिए अपने लीडर्स को तवज्जो देना, फिर अपोजिशन के जो रीजनल लीडर्स है उनको टारगेट करना, ये स्ट्रेटेजी मुझे नजर आ रही है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये फिर से एक बार रिपीट जो हुआ है, फिर से एक बार
वो फैमिली के कोई फंक्शन में मिलना और फिर वो अजीत पवार अमित शाह से जाकर मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बहुत ज़्यादा कुछ मैसेज वगैरह है। ये इतनी बार हमने देखा है, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। और आज जाकर ये कोई नई बात हुई है, इस तरह का तो चित्र नहीं है, इससे पहले भी ये हुआ है। उसके बाद लेकिन हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है। तो अमित शाह को किस लिए जाकर मिले हैं? अमित शाह से क्या बात हुई है? क्या शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे, इस तरह की कोई बात हो रही है? या फिर क्या है? मतलब अजीत पवार तो अभी बीजेपी का साथ छोड़ने का सवाल नहीं है, फिलहाल तो साथ छोड़ने का सवाल नहीं है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में लड़ाई चल रही है, जिस तरह से वहां पे हियरिंग्स भी चल रही है, कोई चांस नहीं लगता कि शरद पवार और अजीत पवार जो है, हाँ, अगर अजीत पवार उठकर बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी में चले जाए तो उस बात का भी कोई अंदेशा अभी तक तो है नहीं। और इस तरह की बात वो क्यों करेंगे? उससे उनको क्या फायदा है, या फिर उससे उनको क्या नुकसान है? ये सारी बातें जो है अभी भी बहुत सस्पेंस में है। ये जो खेल एनसीपी में हो रहा है, पिछले जब से अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए और उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये जो खेल चल रहा है, इसको मराठी में कहते हैं लपंडाव। लपंडाव मतलब छुपना और बाहर आना, छुपना और बाहर आना। ये जो खेल होता है, बच्चे खेलते हैं, तो उस तरह का कुछ खेल ये लग रहा है, टू कीप द बीजेपी गेसिंग। उसके अलावा मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैसेज नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो ये इतनी बार होने के बाद भी उसमें से कुछ कोई भी कॉन्क्रीट बात अभी तक सामने नहीं आई है, तो अब की बार वो सामने आएगी। इस तरह का कोई चित्र मुझे आज तो नज़र नहीं आ रहा है। हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आएँगे। हाँ, इलेक्शन से बिल्कुल तुरंत पहले अगर कुछ बदलाव आ जाए, तो वो बात आज नहीं की जा सकती। लेकिन नज़दीक के भविष्य में इस तरह के कोई ड्रामेटिक नाटकीय ढंग से कोई परिवर्तन महाराष्ट्र के राजनीति में आने वाला है, ऐसा इस तरह के कोई आसार आज तो नज़र नहीं आ रहे, राम प्रकाश जी। जी। और सर, एक नमो 11 कार्यक्रम का मैंने ज़िक्र किया था आपसे। नहीं, मैं वो आप थोड़ा-सा एक बार रिपीट कीजिए, मैं जी, नमो भूल गया 11 हूँ। कार्यक्रम की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, नमो 11 कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम यहाँ पे जो है वो गाँव-गाँव और जगह-जगह तक जाकर के निचले स्तर तक अब उसमें एक बेस तैयार करने की बात कह रही है भाजपा। जी, जी, वो तो मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, वो तो पूरे देश में करने वाले हैं। मतलब कुछ 2.5 लाख ग्रामों में वो जाने वाले हैं, और वहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का फ़ॉलो अप वो लेंगे, और वहाँ पर जिनको उन योजनाओं का अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है, उन तक वो योजनाएँ पहुँचाने का एक प्रोग्राम है, जो मेरे ख़्याल से वो पूरे देश में कर रहे हैं। आप अगर उसी प्रोग्राम की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में कुछ अलग से कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसी मेरी तो जानकारी नहीं है। तो ये वहाँ पर मतलब एक वो जो रथ यात्रा जैसा कुछ निकालने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैसेज होगा, और केंद्रीय योजनाएँ जो है, जिस मतलब घरकुल योजना हो, चाहे जो भी योजनाएँ केंद्र की है, वो आम आदमी तक वहाँ पर पहुँची है कि नहीं पहुँची है, इसका एक फ़ॉलो अप लेना, और उसके बाद किसी को अगर उसका फ़ायदा ना मिला हो आज तक, तो उसको वहाँ पर ऑन द स्पॉट उसका फ़ायदा दिलाया जाए। इस तरह का कोई प्रोग्राम उन्होंने 2 महीना पहले ही उसको अनाउंस किया था। वो प्रोग्राम अगर महाराष्ट्र में प्रायोरिटी बेसिस पर ले रहे हो, तो मेरी उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, पर वो आम तौर पर मुझे लगता है पूरे देश में ही वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अलग से क्या है, और महाराष्ट्र में अलग से करने का कोई कारण भी नहीं है। ये तो पूरे देश में करने वाला प्रोग्राम है उनका।